नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। गंगा दोपहर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बात होगी गाजियाबाद की। यहां ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए और एक कार भी बरामद हुए हैं। ऑक्सीजन मीटर का सामान भारी तादाद में बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन मीटर की कालाबाजारी गाजियाबाद से। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं शक्ति से। शक्ति, बताइए क्या है जानकारी? ये देखिए स्नेहलता, ये वे लोग हैं जो आपदा में अवसर बनाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ लोग मर रहे हैं और ये वहीं जो उनके इक्विपमेंट है, जो उनकी जान बचा सकते हैं, उसका सौदा कर रहे हैं काफी भारी, काफी बड़े स्तर पर। जो जिस फ्लो मीटर का जो रेट 1000 से 1500 रुपए होता है, उस फ्लो मीटर का जो रेट है 15 से 20,000 रुपए तक ये लोग बेच रहे थे। जिसके बाद पुलिस को पता चला तो पुलिस ने शिकंजा कसा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों लोग दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, दिल्ली पूरी दिलशाद गार्डन यहाँ आसपास के। इनके पास से 1 लाख रुपए नकदी और एक इको स्पोर्ट्स कार भी बरामद हुई है। वहीं इस समय अगर कालाबाजारी की बात करें तो हर जगह कालाबाजारी इस समय अपने चरम पर है। किसी भी चीज को लेकर इस समय कहीं भी कोई पीछे नहीं हट रहा है। लोगों की जान जा रही है, लेकिन जिन सामानों से लोगों की जान बचाई जा सकती है, उन सामानों को ही कालाबाजारी का रूप दिया जा रहा है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो या कहें तो अस्पतालों में बेड। ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्या हो रही है? लगातार जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन पे कार्रवाई, एक्शन क्या लिया गया है अब तक? देखिए, जो लोग पकड़े जाते हैं हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाता है। इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें धारा 306 और 2021 धारा के तहत 420 52/53 ये सब महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा जो धाराएं होती हैं वह हैं, और वह सभी इन लोगों पर दर्ज की गई हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जो कालाबाजारी है वह रुक नहीं रही है। और कालाबाजारी ने इस समय चारों तरफ अपने पैर पसारे हुए हैं। ये 3 लोग हैं जो थाना कोतवाली पुलिस है जो गाजियाबाद की, उसने गिरफ्तार किए हैं। और जो फ्लो मीटर है वो इनसे काफी भारी। इनसे जुड़े कौन कौन लोग हैं इसका भी पता लग रहा है, और कब से इस काम में लगे हुए हैं? देखिए, अब जब से अगर बात की जाए, जो कोरोना की दूसरी लहर आई है तभी से ही मार्केट से वो सामान कहीं भी दिखने बंद हो गए हैं। जिन सामानों से जान बचाई जा सकती है, किसी भी तरह का सामान हो, चाहे दवाइयाँ हो चाहे ऑक्सीजन हो, तो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर हो, अगर कहते ये वो फ्लो मीटर है जिनके बिना ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो अगर कहीं से मिल भी जाते हैं तो बेकार है। तो अब ये शक्ति उम्मीद जताई जाएगी कि इस खेप को सप्लाई किया जाए फिर से अस्पतालों तक, और ऐसे तमाम लोगों के और कॉन्टैक्ट्स को खंगाल के उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि ये नजीर बने और इस तरीके के लोग जो गिद्ध जैसा काम कर रहे हैं इस वक्त, उनको सही तरीके से सजा देकर ये समझाया जा सके। आपका शुक्रिया शक्ति, तमाम जानकारी के लिए। नोएडा की खबर है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर विधायक पंकज सिंह एक्शन में। पंकज सिंह नोएडा सेक्टर 30 के पीजीआई अस्पताल का निरीक्षण करते नजर आए। मरीजों के चल रहे इलाज की डॉक्टरों से जानकारी ली। पंकज सिंह के साथ जिला सीएमओ और सीनियर चिकित्सक भी मौजूद रहे। हालातों की मॉनिटरिंग की जा रही है, समय समय पर दवाई देने की सलाह दी जा रही है। और विधायक पंकज सिंह ने पहुंचकर तमाम चीजों का जायजा लिया, कैसे चल रही हैं, किस तरीके की चीजें हैं, कमी है कि जिन्हें दूर किया जा सकता है। और ये देखिए तस्वीरें भी हैं। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का भी एक जो संपर्क है, लोगों के हालचाल को जानने का, वो सबसे अहम चीज़ है। अस्पताल में कैसी स्थितियाँ हैं, अस्पताल में भी बहुत प्रेशर में तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाना हो या फिर लोगों की जनताएं या अस्पताल प्रशासन की कमियां, ये सारी चीज़ें ये ताना बाना है जिसके बीच बैलेंस बेहद ज़रूरी है। बड़ी खबर मिल रही है, बागेश्वर में कोरोना का कहर टूटा है। कैसे 18 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 29 मरीजों की अब तक बागेश्वर से यह खबर है। 29 मरीजों की जान जा चुकी है और
24 घंटे में 7 लोगों ने 18 घंटे में, माफ कीजिएगा 24 भी नहीं, 18 घंटे में 7 लोगों की मौत बागेश्वर से हुई। बड़ी खबर। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए यूपी में लगाया गया कर्फ्यू अब सोमवार 10 मई की सुबह के लिए बढ़ा दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहां कोरोना कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। शहर के पॉश इलाकों में सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग खुद को घरों में कैद किए हुए हैं, लेकिन पुराने शहर में आम दिनों जैसी ही चहल पहल देखी जा रही है। आवाजाही लोगों की बनी हुई है। रिक्शा, टेम्पो, ट्रॉलियां बेधड़ल्ले से चल रही हैं। तमाम लोग बेवजह सड़क पर घूम भी रहे हैं। कंटेनमेंट जोन के अंदर वाहन चल रहे हैं, तमाम लोग पैदल घूम रहे हैं। लोग कंटेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग भी पार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो कर्फ्यू लगाया गया था उसे अब सोमवार यानी 10 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ इस कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जो पॉश इलाके हैं, जो नया फंसा हुआ शहर है, वहाँ तो इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर लोग घरों में ही कैद हैं, बाजार पूरी तरह से बंद हैं, सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं और जिनको बेहद ज़रूरी काम है, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वही बाहर निकल रहे हैं। लेकिन पुराने शहर का जो हाल है वो बेहाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं नूरुल्लाह रोड पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़कों पर खासी चहल पहल है। हालात बिल्कुल आम दिनों जैसे हैं। रिक्शे चल रहे हैं, ट्रालियां चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं और तमाम लोग जो है वो बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं निकल रही हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों को कोरोना का कोई खौफ ही नहीं है। लोगों की आवाजाही कंटेनमेंट जोन का, ये देखिए साफ तौर पर बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा दिया गया है, रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की अच्छी खासी संख्या में, देखिए एक साथ 5 ई रिक्शा हमको नजर आ रहे हैं। लोग बाइक चला रहे हैं, लोग पैदल घूम रहे हैं और सामने जो भाई साहब चले आ रहे हैं, इन्होंने तो मास्क तक नहीं लगा रखा है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो इस बार खास मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है, वो लोगों से रोक टोक नहीं कर रहा है और यही वजह है कि जो पुराना शहर है वहाँ पर लोग बेखौफ होकर सड़कों पर निकल रहे हैं। आम दिनों जैसी ही चहल पहल है और जैसा हम पहले देख रहे थे पिछले महीने अप्रैल के महीने में कि कोरोना की महामारी से पूरे शहर में कोहराम मचा था, तो शायद वही हालात एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और कोरोना है और महामारी में एक तरफ लोग दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन, अस्पतालों में मरीज को भर्ती कराने को लेकर अच्छे खासे परेशान हैं। आपदा में अवसर बनाने के चक्कर में भी कुछ लोग पड़े हैं। कौन है लोग? संगम नगरी प्रयागराज में कोविड संक्रमितों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। शिकायतों का पुलिस प्रशासन, नगर निगम ने संज्ञान लिया है। अंतिम संस्कार के लिए 4000 का रेट भी तय कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लकड़ी के ठेकेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। फाफामऊ में कोविड संक्रमितों के लिए बनाए गए शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए तय रेट से 500 और 1000 रुपए ज्यादा वसूलने की शिकायत पर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आई। अंतिम संस्कार की लकड़ी सप्लाई करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की है, केस दर्ज किया है। वाकई गिद्ध हैं ये लोग जो लाशों में भी अपनी जिंदगी तलाश रहे हैं। 1500 रुपए से अगर कोई भी एम्बुलेंस वाला अधिक मांगेगा तो आप तत्काल पुलिस को बताइए। कोरोना की इस महामारी ने जहां हर तरफ कोहराम मचा रखा है, वहीं कुछ लोग आपदा के इस मौके को भी अवसर में तब्दील करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग पैसे के लालच में कुछ इस कदर अंधे हो गए हैं कि उस शवों के अंतिम संस्कार में भी लूट खसोट करने से बाज नहीं आते हैं। प्रयागराज में कोरोना से होने वाली मौतों के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने 4000 रुपए का रेट फिक्स कर रखा है। एक जगह निर्धारित कर रखी है। फाफामऊ में घाट के किनारे जो है ये जगह निर्धारित की गई है। यहाँ पर सिर्फ जो लोग कोरोना की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं उन्हीं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कई बार शिकायत ये आई थी कि लोग जो यहाँ पर अंतिम संस्कार कराने वाले हैं वो मुमांगा पैसा मांगते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस वजह से जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के यहाँ पर 4000 रुपए का रेट फिक्स कर दिया है। लगातार यहाँ पर इसी तरीके से अनाउंसमेंट किया जाता है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि वो 4000 रुपए से ज़्यादा की रकम ना दें। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि घाट पर बड़ी संख्या में पुलिस के लोग मौजूद हैं, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि 4000 रुपए से ज़्यादा के पैसे किसी को ना दें
और जो इनके साथ इनकी पूरी टीम खड़ी हुई है, हम इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप संतोष जी ये बताइए कि इस तरह का अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कहीं कोई किसी से अधिक पैसा न ले ले। 4,000 रुपये दाह संस्कार करने का फिक्स है और 1,500 रुपये एम्बुलेंस का किराया फिक्स है। तो एबीपी गंगा भी लोगों से अपील करता है कि वो इस मौके पर जागरूक रहें और दूसरों का अगर कोई उनका शोषण करता है, कोई उनसे ज़्यादा वसूली करता है, तो उसकी सूचना फौरन पुलिस को दें, प्रशासन को दें, ताकि जो है इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का निधन हो गया है। अजित सिंह कोरोना संक्रमित थे। गुरुग्राम के एक अस्पताल में फेफड़ों में संक्रमण के लिए वो भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। संक्रमण बढ़ने की वजह से उनकी हालत नाजुक होती चली गई। आपको बता दें, चौधरी अजित सिंह 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए। 82 साल की उम्र में अजित सिंह ने आखिरी सांस ली। चौधरी अजित सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। सीएम योगी, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने चौधरी अजित सिंह के निधन पर शोक जताया। तो तमाम संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं और ट्विटर पर, ऑफिशियल हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद तथा अपने समाज के लोकप्रिय नेता चौधरी अजित सिंह के निधन की खबर से अति दुखद, उनके परिवार और समस्त चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो तमाम दिग्गजों ने ये दुख जताया है परिवार वालों के लिए। इस मुश्किल वक्त में उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए ये तमाम ट्वीट मायावती ने भी ट्वीट किया है, पीएम मोदी ने, और लगातार ये क्रम जारी है। किसानों के लोकप्रिय नेता लगातार उनकी आवाज़ बनते रहे और उनके जाने की ये खबर लोगों को दुखी करती है, व्यथित करती है। राजनीतिक गलियारों की अगर आप बात करेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके ये दुख जताया है। चौधरी साहब के निधन से समाज और राजनीति में अपूर्णीय क्षति हुई है। आरएलडी के साथियों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, लिखते हैं, किसान मजदूरों के मसीहा हैं और आकस्मिक निधन अश्रुपूरित श्रद्धांजलि, दिवंगत आत्मा को शांति दे, परिजनों को दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। देखिए, चौधरी अजीत सिंह एक नेता ही नहीं, वो बल्कि सब किसानों के भाई थे। उनको कोई भी नाम लेके या नेता के रूप में नहीं बुलाता था, सब उन्हें भाई साहब कहते थे। अब अगर आपके घर से बड़ा भाई चला जाए तो जो नुकसान परिवार को होता है, ऐसा ही नुकसान किसानों को और किसान आंदोलन को हुआ। पूरे देश के किसानों को नुकसान है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा तो गांव और गरीब और मजदूर के लिए, उनके उत्थान के लिए थी, उनकी भलाई के लिए थी, देश की तरक्की के लिए थी। उस विचारधारा को चौधरी अजीत सिंह जी ने आगे बढ़ाने का काम किया राजनीति में आने के बाद। और आज उनका जाना, आप ये समझिए कि तमाम किसान और गांव में रहने वाला वो नौजवान, वो मजदूर जो ये उम्मीद रखता था कि तकलीफ़ के समय चौधरी साहब हमारे रहनुमा बनेंगे, हमारा सहारा बनेंगे, हमें मदद करते हैं, हमारा सहारा देते हैं, हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, आज वो चले गए। सब लोग अपने आप को आज तकलीफ में महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीतापुर की। पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद गांव में मारपीट और चुनावी रंजिश की घटनाएं मानो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शहर से सटे ग्राम पंचायत कावना खेड़ा का है, जहां नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान महाराज सिंह यादव और उनके निवर्तमान ग्राम प्रधान और
नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हाजी रिजवान के बीच जमकर बवाल हुआ। बवाल को शांत कराने के लिए एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष कुमार और कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। मथुरा से खबर है, जहां कैंटर और मैक्स पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। 6 से ज्यादा लोग घायल हैं, इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना हाईवे इलाके के भरतपुर रोड की ये घटना है। राजस्थान से बारात लेकर नरौरा जा रहे थे। इसी बीच ये भिड़ंत की तस्वीरें आपके सामने हैं। देवरिया के पथरदेवा ब्लॉक में मेंदी पट्टी गांव में पिता ग्राम प्रधान निर्वाचित होते हैं। उनके बेटे ने गांव में विकास के लिए अपने पास से 1 करोड़ रुपए दिया था। ये मामला पथरदेवा ब्लॉक के मेंदी पट्टी गांव का है। गिरजा श्रीवास्तव प्रधान चुने गए। उनके बेटे सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने गांव में नाली सड़क के निर्माण के लिए ये सौगात दी है। सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव उत्तराखंड में अपना व्यवसाय करते हैं। इस वक्त जहां कोरोना संक्रमण काल का दौर चल रहा है, इसे देखते हुए पार्क प्रशासन ने बाघ, तेंदुआ और दूसरे जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए जगह जगह कैमरा ट्रैप दिए हैं। साथ ही जानवरों की निगरानी बढ़ा दी है। दुधवा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि फिलहाल 1 मई को पर्यटन बंद कर दिया गया है और साथ ही कैमरा ट्रैक के जरिए बाघ, तेंदुए, बाकी जानवरों के निरीक्षण किए जा रहे हैं। उनमें कोई अलग लक्षण तो नहीं, जैसे छींकना या कोई हलचल अगर देखी जाती है तो तत्काल सूचना ऊपर भेजी जाती है।